तो हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे वो बात हम कर रहे थे सहसंयोजी बंध की। सहसंयोजी बंध जो होता है उस बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। एक सी विद्युतताओं वाले दो परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। हमने सहसंयोजी बंध का एकल बंध हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एक और हम बात कर लें, Cl क्लोरीन आउटर मोस्ट में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और Cl ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये साझा होगा और यहाँ बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी इसे बोलेंगे Cl2। तो ये एकल बंध वाली बात हम कर चुके थे। अब हम द्विबंध में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्विबंध में दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों का निर्माण होता है। साझा दो इलेक्ट्रॉनों से होता है। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा केवल इसलिए होता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और न्यूनतम ऊर्जा अवस्था आ जाए और वो स्थायित्व को प्राप्त कर ले, इसलिए ये साझा होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी ऑक्सीजन एक और ले लो, ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 4 6। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो फिर ये आपस में ये और ये ऐसे ये साझा कर लेंगे और दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बना लेंगे। इसे हम लिखेंगे O डबल बॉन्ड O, द्विबंध। ये द्विबंध बन जाता है और इसे आप लिखते हो O2। तो यहाँ पे दोनों ने दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिलाया है और एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले हैं तो 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने हैं। और जब 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं तो इसे द्विबंध कहते हैं। और यहाँ पे ये O2 बन गया। मतलब ऑक्सीजन अणु जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों के बंधों से बनता है। अब एक और चीज देख ले, जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जरा ध्यान देना, यदि ये साझा कर लेते हैं तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 2 4 और 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्सीजन संतुष्ट हो गई, 2 4 6 और 8 हो गए। परंतु इस कार्बन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक और ऑक्सीजन के साथ ये साझा करता है और यहाँ पे ये बना और ये बना और ये बन गया। अब कार्बन गिनो, 2 4 6 और 8, और ऑक्सीजन 2 4 6 और 8। हमने बोला था आपसे कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो दोनों की संपत्ति होता है, दोनों को गिना जाता है। और यहाँ पे बन गया क्या, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसे जो है हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। तो ये है द्विबंध। द्विबंध के बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं त्रिबंध की। अभी इसके बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पे समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। तो सुनिए जरा, त्रिबंध कैसे बनेगा। त्रिबंध बनेगा नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5, और दूसरा नाइट्रोजन भी हो, ये यहाँ पे 5 हो गए, ये एक बना, ये एक बना और ये एक बना, 2 4 6 और 8 इस नाइट्रोजन के, 2 4 6 और 8 इस नाइट्रोजन के। तो यहाँ जो बन गया
N ट्रिपल बॉन्ड N त्रिबंध, और इसी को हम लिखते हैं N2। नाइट्रोजन अणु बना और ये बना है त्रिबंध से। अब चतुर्बंध, टेट्रा बॉन्ड बनता है विशेष परिस्थितियों में। यहां पे हम एक और बंध की बात कर रहे हैं, चतुर्बंध। चतुर्बंध यह सामान्य अवस्था में नहीं बनता, सामान्य अवस्था में नहीं बनता, नहीं बनता है। तो चतुर्बंध एक असामान्य बंध है, एक सामान्य बंध नहीं है, असामान्य बंध है। तो जब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये चतुर्बंध बनता है उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो यहाँ पे यह बंध बनेगा कैसा, बहुत उच्च ताप होगा और बहुत ज्यादा उच्च दाब होगा, तब ये चतुर्बंध बनेगा। सी चतुर्बंध, सी टेट्रा बॉन्ड कहते हैं इसे, और ये C2 इसे बोलते हैं कार्बाइड। और कार्बाइड सामान्य अवस्था में कभी नहीं बनता है, ये बहुत असामान्य अवस्था में और वेरी स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है। जब मेंडलीफ ने पहली बार पेट्रोलियम के बारे में बात की थी कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो उन्होंने कार्बाइड की ही थ्योरी दी थी, कार्बाइड का ही सिद्धांत दिया था। और उनका सिद्धांत केवल इसीलिए अमान्य किया गया था कि जो कार्बाइड है वो आसानी से नहीं बनता है। तो ये चतुर्बंध के बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ पे त्रिबंध तक जाने वाले हैं। और अब आप देखिए, हर टॉपिक आपके लिए बहुत कीमती टॉपिक है और इस चीज को समझते चले जाइए। और हम यहाँ पे अगली जो बात करने वाले हैं और वो बातें यहाँ पे अब सुनना बच्चों, बिहार के बच्चों हमारी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप जरा इस चैप्टर में भारती भवन से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। मतलब भारती भवन अकेली ऐसी नहीं है जिसमें संपूर्ण जानकारी है, हम भारती भवन तो पूरा कवर करेंगे ही, परंतु उसके साथ साथ हम कुछ और अतिरिक्त चीजें भी पढ़ने वाले हैं। और आप सबसे पहले यहाँ पे समझिए सहसंयोजी बंध का क्वांटम सिद्धांत। सहसंयोजी बंध का क्वांटम सिद्धांत, जरा पहले ये समझो आप, क्वांटम सिद्धांत शब्द हम उपयोग करते हैं जब हम ऊर्जा की बात कर लेते हैं। मतलब ये यहाँ पे हम बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध की एनर्जेटिक्स, ऊर्जा की, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सहसंयोजी बंध की एनर्जेटिक्स, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं ऊर्जे की, ऊर्जे की, इंग्लिश में लिखते हैं एनर्जेटिक्स। हम सहसंयोजी बंध में ऊर्जाओं की बात करने वाले हैं। जो 12 के बच्चे भी आ गए हैं वो लोग ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि उन्हें बड़ा काम देने वाली है ये चीज। तो हम सहसंयोजी बंध की ऊर्जा की यानी एनर्जेटिक्स मतलब क्वांटम सिद्धांत, हम फिर से आपको बता दें कि जब हम क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो ऊर्जा की बात होती है, ऊर्जा की बात होती है तो कोई भी सहसंयोजी बंध बनता है। कोई भी अणु मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि कोई भी ये नाभिक है और ये विभिन्न कक्षाएं हैं, ये बाहरी कक्षा है और अपन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अभी मान लेते हैं। एक और दूसरा अणु है, ये इसका नाभिक हो गया, इसकी भी ये बाहरी कक्षा है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अब अंदर वाली कक्षा में होंगे इलेक्ट्रॉन, उनकी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बंधन की बात करते हैं तो केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिए आप। बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन अभ्र कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बाहरी कक्षा है
बाहरी कक्षा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। समान आवेश एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिकर्षित करते हैं, अपन F1 बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जब दो परमाणु पास आएंगे, उन्हें बंद बनाना है, उन्हें इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है, तो वो पास पास आएंगे। तो अंडरस्टूड है यार कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों पे समान आवेश होता है, और उस समान आवेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहला बल लगा हमारा F1 प्रतिकर्षण बल। फिर ये जो नाभिक है, नाभिक भी दूसरे नाभिक को प्रतिकर्षित करेंगे, ये बल लगेगा F2। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच ये परमाणु A है और ये परमाणु B है, तो F1 तथा F2 क्या है? F1 तथा F2 है प्रतिकर्षण बल। जब दो परमाणु पास पास आएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल लगेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, और साथ साथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन रिपल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आल्सो रिपल न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम, ये दूसरे नाभिक को भी प्रतिकर्षित करेगा। अब सुनिए आप जरा दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ये अपन बोल देते हैं F3, और ये जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसे अपन बोल देते हैं F4। तो यहाँ पे इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे जो F3 तथा F4 हैं, ये होते हैं आकर्षण बल। तो बच्चों, जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो उनके बीच में चार बल लगते हैं। F1 तथा F2। दो बल प्रतिकर्षण बल होते हैं और दो बल आकर्षण बल होते हैं। जब बंध निर्माण होता है, बंध बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। बंध निर्माण में क्या होता है, ये जो F1 तथा F2 हैं, ये बराबर हो जाते हैं काय के? F3 तथा F4 के। मतलब जब इन परमाणुओं के बीच में बंध बन जाएगा, अब अपन ये परमाणु ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे बंध का निर्माण हो गया, हमने मान लिया कि यह बंध बन गया। तो जब बंध बनता है तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाते हैं। हम अच्छे से बता देते हैं कि बंध निर्माण होता है तो ऐसे होता है, ये आपका नाभिक है और ये इसका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये बन गया आपका बंध। तो बंध निर्माण जब होता है तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि जब बंध बन जाता है तो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध दूरी कहलाती है। बंध दूरी, इसे हम साम्य दूरी भी कहते हैं, साम्य दूरी कहलाती है।
ये है बॉन्ड लेंथ। बंद दूरी को हम इंग्लिश में जो शब्द यूज करते हैं वो है बॉन्ड लेंथ। ये बड़े काम की चीज होती है बॉन्ड लेंथ, जिसके बारे में हमें बात करनी होती है। ये बंद दूरी होती है। अब सुनना जरा, साम्य दूरी का मतलब समझना। 12 वाले बच्चे तो आसानी से समझ जाएंगे। साम्य दूरी का मतलब होता है संतुलन वाली दूरी। यदि अब वो दोनों परमाणुओं को पास पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल बलेगा। पास पास लाए तो नाभिक नाभिक के पास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वो अस्थायी हो जाएगा। यानी बंद दूरी से दूरी कम कर दे। मतलब यदि परमाणुओं के मध्य परमाणुओं की बंद दूरी, परमाणुओं की बंद दूरी, दो बातें पढ़ेंगे। यदि कम की जाए, कम की जाए तो प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। यदि इनके बीच की दूरी कम कर दें तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा और अस्थायी हो जाएगा वो। तो फिर वो प्रतिकर्षण के कारण दूर हो जाएंगे और कहां जाके रुकेंगे? बंद दूरी पे रुकेंगे। यदि बंद दूरी अधिक कर दी जाए, अधिक कर दी जाए, बंद दूरी यदि अधिक कर दी जाए तो क्या होता है? आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा और ये आकर्षण बल बढ़ेगा तो भी अस्थायी हो जाएगा वो, और आकर्षण बल उसे खींच के फिर कहां पे जाके रोक देगा? बंद दूरी पे जाके रोक देगा। मतलब जब बंद बनता है, जो बंद दूरी होती है वो ही सबसे ज्यादा संतुलन की स्थिति होती है। हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, जरा हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत की अवधारणा में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के मध्य बंध तथा ऊर्जा। हाइड्रोजन के मध्य बंध तथा ऊर्जा, हम इसकी बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बंध बनता है तो क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए, और हमने आपको बताया कि जैसे जैसे वो स्थायित्व के करीब आता है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। हम यहाँ पे एक ग्राफ खींच रहे हैं और ये ग्राफ में इस अक्ष पे हम ले रहे हैं, एक्स अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये यहाँ पे हम ले रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा ऊपर की तरफ चलेगी तो धनात्मक होगी, ऊर्जा नीचे की तरफ चलेगी तो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव लिखा है हमने उसे। और एक्स अक्ष पे हम जो ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? बंद दूरी। बच्चों, काम की बात है, समझना जरूरी है। ये एक्स अक्ष पे हम बंद दूरी ले रहे हैं। मान लो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये एक दूसरे से दूर हैं, तो यहां पे हैं। जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। ये दूर दूर है, यहाँ ये बंद नहीं है। ये जो बना है ना, ये बंद नहीं है, बंद नहीं है, हमने लिखा है यहाँ पे। ये सिंगल सिंगल एटम है। जब ये धीरे धीरे पास पास आएंगे, हमने बताया था कि हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये बंद बना है तो ये बनेगा H बंद H। अभी बंद दूरी ज्यादा है, बंद बना ही नहीं है, ये दूर दूर हैं। जैसे जैसे इनके बीच की दूरी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे इनकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी।
आप देखो जरा, एक्स अक्ष पे हम बंद दूरी ले रहे हैं, हम इस तरफ चलेंगे यानी कि इनके बीच की दूरी कम हो रही है। बीच की दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी और इनकी ऊर्जा भी कम होती चली जाएगी, और ये स्थिति हो गई। यहाँ पे बन गया H बॉन्ड H2। और पता है ये वाली दूरी जो है, इस दूरी को हम बंद दूरी कहते हैं। बंद दूरी, इसी को हम साम्य दूरी भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, साम्य दूरी। यानी कि यहाँ हाइड्रोजन अणु बन गया। ये परमाणु है, ये परमाणु है और ये भी परमाणु है, ये दोनों परमाणु थे। यहाँ पे क्या बन गया, अणु बन गया। ये सबसे कम ऊर्जा की अवस्था आ गई। ये जो ऊर्जा है वो सबसे कम है। यहाँ पे बना है बंद, और जब बंद बनेगा तो सबसे कम ऊर्जा होगी। और आपको पता है कि बंद बनने का मतलब स्थायित्व होता है, और स्थायित्व का मतलब होता है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था। स्थायित्व का मतलब होता है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था। तो अब देखिए जरा, इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। अब हम इनकी दूरी और पास करें। यहां के बाद ये बंद दूरी हो गई है, अब ये दूरी को हम और परिवर्तित कर दें और पास पास ले आए। आपको पता है कि इस तरफ चलेंगे तो बंद दूरी कम हो रही है, और जैसे ही और पास आएंगे तो एकाएक ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये टूट जाएगा बंद। यहाँ पे बंद टूटा, यहाँ पे क्या हो गया, ये अस्थायित्व हो गया, अस्थायित्व हो गया। ये स्थायी है, ये जो है वो स्थायी है। तो बंद दूरी पर सबसे कम ऊर्जा अवस्था मतलब स्थायित्व। और जैसे ही आप बंद दूरी से कम दूरी करोगे तो ये ग्राफ एकाएक इस तरफ बढ़ेगा, और इस तरफ बढ़ के एकदम ये अस्थायित्व की ओर चला जाएगा। ये है हाइड्रोजन अणु का बनने का क्वांटम सिद्धांत। अब आपके पास कोई प्रश्न हो तो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। फिर हम इसकी सबसे बड़ी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और वो है VVT। प्रशांत सर के बच्चों, मोहम्मद इकराम, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हमें यस बोल दो, तो फिर हम इस चैप्टर की सबसे बड़ी चीज पढ़ना शुरू कर दें। प्रशांत सर के बच्चों, बोल रहे हो कुछ? यस सर। ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। तो मोहम्मद इकराम को समझ में आ गई है तो यस लिख दे। आपकी बुक की सीक्वेंस बिल्कुल नहीं चलेगी। बुक के जो सीक्वेंस है उसके आधार पे नहीं होगा, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर की सबसे वीआईपी चीज है, और उसमें हम सहसंयोजी बंध के बारे में बहुत सी जानकारियां ले लेंगे। तो वैसे हमें पढ़नी चाहिए थी सहसंयोजी बंध की ध्रुवीयता, हमें बात करनी थी पोलारिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? ओके, समझ गए मोहम्मद इकराम, बहुत अच्छी बात है। परंतु उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, चलो पहले हम सहसंयोजी बंध, ध्रुवीयता बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं VVT। इसे ऐसे ही लिखते हैं VVT। इंग्लिश में पहले हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में लिखते हैं संयोजी बंध सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में एक एक सिद्धांत आपको ध्यान देना है कि संयोजी बंध में, सहसंयोजी बंध में
केवल वो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो अयुग्मित होते हैं। सहसंयोजी बंध में सहसंयोजी बंध निर्माण में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। पेयर्ड जो होंगे, जो युग्मित होंगे, वो सहसंयोजी बंध के निर्माण में कभी भाग नहीं लेते हैं। सहसंयोजी बंध के निर्माण में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थात किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होती है। ये VBT ने बोला कि only unpaired electron take part in chemical bonding, so number of unpaired electron means valency of an atom। तो केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और जो भाग लेते हैं वो ही तो संयोजकता होती है। ये बात आप लोग जानते हैं। अब दूसरा नंबर, सेकंड नंबर में क्या बोला? केवल वो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में हो रहा हो। मतलब समझिए जरा। हाइड्रोजन आपको पता है 1s1 होता है, इसे हम ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे। दूसरा हाइड्रोजन, ये भी 1s1 ही है, परंतु यदि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा हो तो ही यहाँ पे बंध बनेगा, तो ही ये युग्म बनाएंगे, युग्म निर्माण करेंगे। यदि इनका विपरीत दिशा में चक्रण हो रहा होगा तो ही ये युग्मों का निर्माण करेंगे, यानी कि सहसंयोजी बंध बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यदि इनका चक्रण विपरीत दिशा में नहीं हो रहा होगा तो ये सहसंयोजी बंध का निर्माण नहीं होगा। चलिए बच्चों, ये बात तो आप समझ गए हैं। और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। 17 में 1s2 2s2 2p 2p6 और फिर 3s2 3p5 ऐसे होते हैं।
बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर की कक्षाओं से अपने लेना देना है ही नहीं। इस क्लोरीन की केवल बाहरी कक्षा अपन बना दें तो ये आपका ऐसा हो जाएगा 3s और ये आपका हो जाएगा 3p, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 3p। यदि इससे हाइड्रोजन मिलेगा तो उसका अणु, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस दिशा में चक्रण कर रहा होगा, तो ही इस बंध का निर्माण होगा और यहाँ बनेगा H बंध Cl यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो केवल वो ही इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर पाएंगे जिनके चक्रण की दिशा विपरीत होगी, विपरीत दिशा में जो चक्रण कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं और हमारा पॉइंट नंबर है 3। जो तीसरा वीबीटी का पॉइंट है, संयोजी बंध का जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को हम लिख सकते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, ये जो बिंदु है वो अतिव्यापन है। किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक सहसंयोजी बंधन में भाग लेते हैं तो दोनों परमाणुओं के कक्षक एक दूसरे के उभरे हुए भागों में समा जाते हैं, उभरे हुए भागों में समा जाते हैं। तो इस घटना को अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन कहते हैं। दोनों उभरे हुए भागों में एक दूसरे में समा जाएंगे और इसको बोलेंगे अतिव्यापन। संत कुमार, तो इस घटना को अतिव्यापन कहते हैं। सामान्यतः अतिव्यापन सामान्यतया अतिव्यापन तीन प्रकार के होते हैं। जो अतिव्यापन है वो सामान्यतया 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, एस अतिव्यापन। एस कक्षक होते हैं ना, एस पी डी एफ, 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। नंबर 2, एस पी अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। नंबर 3, पीपी अतिव्यापन।
ये तीन तरह के अतिव्यापन होते हैं, एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी अतिव्यापन। अब हम बीवीडी से संबद्ध सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि जब अतिव्यापन एक ही अक्ष पर होता है तो ये सबसे मजबूत अतिव्यापन माना जाता है। सुनिए और समझिए इस बात को, काम की बात है। जब अतिव्यापन एक ही अक्ष पर होता है, समझेंगे हम अभी, एक ही अक्ष पर होता है तो यह सबसे प्रबल अतिव्यापन होता है। जब एक ही अक्ष पे होता है तो ये सबसे प्रबल अतिव्यापन होता है। इस बंध से, इस अतिव्यापन से, इस अतिव्यापन से बनने वाला बंध, इस अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा बंध कहलाता है। जब अतिव्यापन एक ही अक्ष पर होता है तो ये सबसे प्रबल बंध बनता है और ये सिग्मा बंध कहलाता है। तो चलिए हम सिग्मा बंध की बात कर लेते हैं। सिग्मा बंध ये मजबूत बंध होता है। हाइड्रोजन में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होता है। मतलब जब हाइड्रोजन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, दूसरा हाइड्रोजन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसमें बंध बनेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका H बंध H, और इस बंध को हम बोलेंगे सिग्मा बंध। ये है बंध, अतिव्यापन। ये क्या है, अतिव्यापन। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, इसी को अपन बोल देते हैं सिग्मा बंध। ये एक दूसरे के उभरे हुए भागों में समा गए तो अतिव्यापन हो गया, और ये बंध। अतिव्यापन की प्रबलता बंध की प्रबलता दर्शाती है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध बना। आप बोलोगे सर अक्ष एक कौन सा है, तो वो अक्ष देख लो, ये एक ही अक्ष है, एक ही अक्ष पे मिलेंगे। जब गोली चीज होती है, आपस में मिलती है, तो हमेशा एक ही अक्ष पे होती है। सिग्मा बंध समझ में आया, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। और ये कौन सा अतिव्यापन हुआ, ये जो अतिव्यापन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं एसएस अतिव्यापन, एसएस ओवरलैपिंग। दो एस ऑर्बिटल आपस में मिले, एक दूसरे के उभरे हुए भागों में समा गए, और समाने के बाद उन्होंने बना लिया बंध, और इस बंध को कहा जाता है सिग्मा बंध। ये सिग्मा बंध बना है यहाँ पे। चलिए आगे की बात करते हैं। पूछ नहीं रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि समझ में आ गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी बात सिग्मा बंध की ही हो रही है। सिग्मा बंध की बात हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, H बंध Cl। ये वाला बंध भी सिग्मा बंध ही होता है, ये वाला बंध भी सिग्मा बंध ही होता है। तो सिग्मा बंध की बात करते हैं। देखो जरा, क्लोरीन, क्लोरीन का बाहरी कक्षक लिखें। क्लोरीन जब हम लिखते हैं तो यहाँ K लिख देते हैं, यहाँ L लिख देते हैं, और M में अपन बना लेते हैं ये 3S
और ये है आपका 3p। ये युग्म बनाए, ये p है, तीनों p हैं। और यहां पे है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s। ये p और s आपस में मिलेंगे, तो जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनने वाला है। कैसे, p ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, तीसरे नंबर वाला, और s ऑर्बिटल ये होता है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, पहले नंबर वाला। अभी क्लोरीन में 2p और हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया। यहां जो बंध बना ये अतिव्यापन है, ये क्या हुआ है, अतिव्यापन। और यहाँ पे जो बंध बना है वो सिग्मा बंध बना है। अक्ष देख लो, ये एक ही अक्ष पे मिलेंगे, इसलिए यहां पे बना है सिग्मा बंध। तो ये जो अतिव्यापन हो रहा है, इस अतिव्यापन को हम कहते हैं sp अतिव्यापन। बना इसमें भी सिग्मा ही बंध। अभी हम तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं, सिग्मा बंध की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी कोई दूसरे बंध की बात तो हुई नहीं है, ये पूरी बात केवल सिग्मा बंध की हो रही है। अब आप देखिए जरा, इसे p को बनाने के लिए 3p ऐसे बनाते हैं बच्चों, ये px बोल दो, ये py बोल दो, ये pz बोल दो। तुम्हें जिसको px बोलना है उसे px बोलना है, जिसको pz बोलना है उसे pz बोलना। ये बनाते हैं ऐसे ही हैं, परंतु रहते हैं ऐसे हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये चीज जरा ध्यान देना, ये ऐसे रहते हैं, हमने फिर से बोला ऐसे, ये px py pz एक दूसरे से कितने डिग्री पे रहते हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं ये लोग। तो ये तीन बंध ऐसे तीन हम बनाते हैं। चलो अब हम यहाँ पे एक और सिग्मा बंध की बात कर रहे हैं। देखो जरा, एक Cl है और दूसरे Cl के साथ बंध बना रहा है, और Cl2 क्लोरीन। तो देखो जरा, Cl बना रहे हैं, समझिए, ये पहला Cl है, उसका K कक्षक मतलब पहला कक्षक, L कक्षक मतलब दूसरा कक्षक, फिर इसके बाद आ गया आपका 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर आपका आ गया 3p, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए हैं, ये 3p ऊपर लिख देते हैं। ये क्लोरीन फर्स्ट है, एक और क्लोरीन बनाओ, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर घुमाओ, ये आपका 3s, ये 3p, और यहाँ पे L, यहाँ पे K, और ये क्लोरीन यहाँ पे, ये आपस में मिलेंगे, यहाँ पे बनेगा सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। तो बना के देखते हैं अपन। ये Cl का P है, दूसरे Cl का P ये है। रंगोली बना रहे हैं अपन, रंगोली बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे बना सिग्मा बंध, अतिव्यापन हुआ, एक ही अक्ष पे अतिव्यापन हुआ है, ये सब एक ही अक्ष है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा बंध बना, ये अतिव्यापन।
तो हमने अतिव्यापन की बात की और सिग्मा बंधों की बात की कि विभिन्न प्रकार के अतिव्यापनों में सिग्मा बंध बन रहे हैं जब जब परमाणु कक्षक एक ही अक्ष पे आपस में जाके मिल जाते हैं तो बनता है वहां पे सिग्मा बंध, और ये मजबूत बंध होता है, स्थायी बंध होता है, और ये महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी बच्चे को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो, क्योंकि अब हम पाई बंध की बात कर रहे हैं। और अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये अतिव्यापन कौन सा है? ये भी Cl है। ये अतिव्यापन कौन सा है? ये PP अतिव्यापन है। PP अतिव्यापन। अब हम यहाँ पे दूसरे बंध की बात करने वाले हैं और उस बंध को हम कहते हैं पाई बंध। तो प्रशांत सर के बच्चों, मोहम्मद इकराम, रानी बहन जी, आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं पूरी चीज? यदि समझ गए हो तो हमें हाँ बोल दो, ताकि हमें लगे कि हम कैमरे को नहीं पढ़ा रहे हैं, जीते जागते बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बताइए प्रशांत सर के बच्चों, समझ में आया कि नहीं? मोहम्मद इकराम, रानी, यस लिखो समझ में आया हो तो। प्रशांत सर के बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सर। वेरी गुड। कितने अच्छे से कह रहे हो तुम। नींद लगी है क्या तुम्हारी? चलिए, मोहम्मद इकराम को समझ में आ गया है। मोहम्मद इकराम, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा। प्रश्न करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रश्न नहीं करोगे तो नुकसान में रहोगे। पाई बंध की हम बात कर रहे हैं कि जब दो परमाणु कक्षक जब दो परमाणु कक्षक समांतर अक्ष पर आपस में मिलते हैं, समांतर अक्ष पर आपस में मिलते हैं, अर्थात अतिव्यापन करते हैं। तो उनके मध्य बनने वाला बंध पाई बंध कहलाता है। यह दुर्बल बंध होता है, क्योंकि इसमें अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। तो पाई बंध दुर्बल बंध होता है। दो ही तो बंध बनते हैं, एक सिग्मा बंध बनता है और एक पाई बंध बनता है। पाई बंध दुर्बल बंध होता है क्योंकि अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। देख लें जरा कैसे बन रहा है, देखिए जरा। ये दो अब आपस में मिले, अक्ष देखो जरा इनके। इसका अक्ष ये है, इसका अक्ष ये है। यहां जो बना ना, दो पाई नहीं बने, ये अतिव्यापन हुआ। और यहां पे क्या बना?
पाई बंद। समझ में आ गया? थोड़े से और गोल गोल डब्बे से बना दें, ये बने, ये एक अतिव्यापन, ये अतिव्यापन, ये है अतिव्यापन, और यहाँ पे जो बंद बने हैं दो जगह, जब वो आपस में मिलेंगे, पी डंबल आकार का होता है, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो डंबल जैसे एक दूसरे के उभरे हुए भागों में थोड़े थोड़े समा जाएंगे, और यहाँ पे जो बंद बन रहा है वो पाई बंद बन रहा है। अब एक बात सुनिए, जो बड़े काम की चीज है, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला प्रथम बंध, सहसंयोजी बंध, सदैव सिग्मा होता है। समझ गए? बहुबंधों में जब दो परमाणुओं के मध्य बहुबंधों का निर्माण होता है, बहुबंधों का निर्माण होता है तो पहला बंध सदैव सिग्मा बंध होता है, बस एक ही, तथा बाकी सभी बंध पाई बंध होते हैं। तो बहुबंध में एक ही सिग्मा बंध बनता है, बाकी पूरे जितने भी बंध बनते हैं वो सब पाई बंध होते हैं। जरा O2 का बनना देखें, फिर N2 का बनना देखते हैं। हम O2 अणु का बनना देखते हैं, अणु का बनना। संयोजी बंध सिद्धांत ने क्या कहा था? संयोजी बंध सिद्धांत ने कहा था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वो ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उतनी ही संयोजकता होती है। तो देखिए जरा, ऑक्सीजन का यदि अपन देख लें तो ये 1s है, फिर ये 2s है, और फिर देखो जरा यहाँ पे ये 2p है। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब दो p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम O2 अणु का बनना देखते हैं, तो हम इसके p बनाते हैं। ये मान लेते हैं, pz भी मान सकते हैं अपन इसे, चलो इसे pz मान लेते हैं। ये जो दूसरा बनाया है इसे अपन p बाय मान लेते हैं। ये जो तीसरा बनाया इसे अपन मान लेते हैं px, ऐसे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हमने ये pz बनाया तो pz और p बाय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले हैं, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और जो px है उससे अपन ऐसा कर दें, दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बना दें, ये अच्छा लगेगा कि हमें समझ में आ गया इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। ये पहला ऑक्सीजन हो गया। अब दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ आके मिला, यहां बन गया सिग्मा बंध, ये pz वाला है। फिर हमने ये बनाया आपका p बाय, और ये बनाया हमने px के पास तो दो इलेक्ट्रॉन हैं ही। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये पास आएंगे, ऐसे पास आएंगे, दोनों ऐसे मिलेंगे, ये भी ऐसा है, ऐसे आके मिलेंगे तो समांतर अक्ष पे मिलेंगे, ऐसे करके। तो इसे बनाने का तरीका है केमिस्ट्री में, हम उस तरीके का उपयोग करके इसे बनाते हैं। हम यहां से ऐसी लाइन ऐसे मिला देते हैं, हम ये p बाय ऐसी लाइन मिला देते हैं और इसे पाई बंद लिख देते हैं। दो लिखे हैं, दो नहीं होता, एक ही होता है, ये एक ही के साथ मिला है।
मतलब वो हम मिटा देंगे ऐसे, वो ये और ये ऐसे मिला है, ये समांतर अक्ष है, ये पाईबंद बना, ये एक ही माना जाएगा। दो जगह लिखा जरूर है परंतु माना एक ही जाएगा। ये दूसरा ओ था, तो यहाँ पे क्या बना, ओ डबल बॉन्ड ओ, पहला बंद हो गया सिग्मा और दूसरा बंद हो गया पाई। एक बंद बनता है सिग्मा और दूसरा बंद बनता है पाई। अब जरा नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। N2 का बनना, N2 का बनना, N2 कैसे बनता है? नाइट्रोजन कितना होता है, यहाँ पे हो गए आपके बनएस में, दोनों तरफ बना दो बनएस, फिर आपका हो गया ये 2s और फिर आपके 3 बंद हो गए, ये आपके 2p हो गए। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल अच्छी रंगोली बनाते हैं अपन। तो देखिए आप, ये पीजेड मान लो पहले नाइट्रोजन का, दूसरे नाइट्रोजन का भी साथ साथ बना दो, ये दूसरे नाइट्रोजन का सिग्मा बंद बन गया। ये आप बना दो px, इससे ये बन गया, ये पाई बंद बन गया। तीसरे के लिए अलग कलर करके बना देते हैं। ये आपका ये है, ये आपका ये है, इसके साथ ये मिल गया और ये भी बन गया पाई बंद। ये 3 पाई बंद बन गए, सॉरी 2। तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना n त्रिबंध n, एक सिग्मा होगा और ये दोनों कैसे होंगे, पाई बंद होंगे। तो बहुबंध जब बनते हैं, जब मल्टी बॉन्ड बनते हैं, तो एक ही सिग्मा बंद होता है, बाकी सभी बंद पाई बंद होते हैं। और हमने बोला है कि सिग्मा बंद जो है वो मजबूत बंद होता है, स्ट्रॉन्ग बंद होता है। एक ही अक्ष पे मिलने वाले लोग बहुत मजबूती के साथ आपस में मिलते हैं और इस तरह से ये बंधों का निर्माण होता है। तो अति व्यापन के बारे में आप समझे। बीबीटी ने और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें बोली हैं। सबसे बड़ा थ्योरी है ये बीबीटी, और हम इसमें दोष भी निकालेंगे। जब कोई बड़ा रहता है तो बड़े में दोष भी होते हैं, दोष भी निकालेंगे। परंतु इसके बावजूद बीबीटी इंपॉर्टेंट चीज है तो है संयोजकता, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चों, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास इतनी ही।